सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है संज्ञा के विकार लिंग। तो बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार लिंगों के बारे में। तो लिंग क्या होते हैं बच्चों? अब जैसे हमें यहाँ पे उदाहरण दिया गया है चित्रों के साथ। पहला वाक्य है गायिका गीत गा रही है, दूसरा है मोर नाच रहा है, तीसरा है लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और चौथा वाक्य है मोरनी पेड़ पर बैठी है। तो हम देख सकते हैं कि वाक्यों में हमें इनके नामों के अनुसार पता चल रहा है कि गा रही है तो गायिका गा रही होगी, मोर नाच रहा है यानी कि मोर जो है वो पुरुष जाति का है। तो उनके नामों से हमें पता चल रहा है कि कौन से पुरुष जाति के हैं और कौन से स्त्री जाति के हैं। बच्चों, ऊपर लिखे रंगीन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। इनमें मोर तथा लड़के शब्दों से उनके नर अर्थात पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है। इसी प्रकार गायिका तथा मोरनी शब्दों से उनके मादा अर्थात स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। यानी कि उनके नामों से ही हमें पता चल रहा है, ये जो रंगीन शब्द है इनसे हमें पता चल रहा है कि कौन स्त्री जाति के हैं और कौन पुरुष जाति के हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष जाति का होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। यानी कि संज्ञा के जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि वो स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी कि हमें उनके लिंग का पता चलता है, उनके पहचान हमें पता चलती है कि वो स्त्री जाति के हैं या पुरुष जाति के हैं। अब हम यहाँ देखेंगे लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग क्या होते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से हमें पता चलता है कि कोई जो नाम है वो स्त्री जाति का है या कोई जो नाम है वो पुरुष जाति का है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे नर, शेर, लड़का, मोर, तो ये जो सारे नाम है वो बच्चों किसके हैं? पुल्लिंग जाति के हैं, यानी कि पुल्लिंग के हैं। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है पिता, बकरा, तो इनके नाम से भी हमें पता चल रहा है कि ये जो शब्द है वो किसके हैं? कौन सी जाति के हैं? पुरुष जाति के हैं, यानी कि वो किसमें आएंगे? पुल्लिंग शब्द में आएंगे। ऐसे ही अगला है स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। यानी कि जिन संज्ञा के शब्दों से यानी कि जिन नामों से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, कोई भी प्राणी का नाम स्त्री जाति का है, तो उन शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नारी, शेरनी, लड़की, मोरनी, और यहाँ पे जो हमें उदाहरण दिए गए हैं माँ, बकरी, तो इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये जो शब्द है वो किसके हैं? स्त्री जाति के हैं, यानी कि स्त्रीलिंग के हैं। अब अगला है हमारा लिंग की पहचान। हिंदी भाषा में दो प्रकार के संज्ञा शब्द हैं, प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक। अब प्राणीवाचक कौन से होते हैं? जो जीव जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो प्राणीवाचक होते हैं। और जो अप्राणीवाचक है वो कौन से होते हैं? जिनमें कोई जान नहीं होती, यानी कि कोई भी वस्तु के नाम, उसे हम अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणीवाचक शब्दों से लिंग का निर्धारण करना आसान होता है। यानी कि अगर कोई जीवित चीजों के बारे में हमें जानना है कि उसका लिंग क्या है, तो उसकी पहचान करना हमारे लिए आसान होता है। पुरुष जाति का होने पर उन्हें पुल्लिंग तथा स्त्री जाति का होने पर स्त्रीलिंग कहा जाता है। परंतु अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्धारण करना कठिन होता है। यानी कि अगर हमें अप्राणीवाचक यानी कि किसी वस्तु के बारे में अगर हमें जानना है कि वो स्त्री जाति की है या पुरुष जाति के है, तो वो चीज हमें पहचानना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि वो पुरुष है या स्त्री है। अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्धारण परंपरा के अनुसार होता है तथा इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है। जो शब्द लंबे समय से पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होते आए हैं उन्हें पुल्लिंग तथा जो शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते आए हैं उन्हें स्त्रीलिंग माना गया है। परंपरा से निर्धारण के कुछ नियम अग्रलिखित है। यानी कि जो अप्राणीवाचक संज्ञा होती है उसके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जानना हमारे लिए कठिन होता है, तो उसके लिए हमें एक नियम बताया गया है। यानी कि इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं होता कि ये पुरुष जाति का है, ये स्त्री जाति का है, कि इस वजह से ये स्त्री जाति का है या इस वजह से पुरुष जाति का है। लंबे समय तक अगर कोई शब्द पुल्लिंग के उसमें प्रयोग हो रहा है, पुल्लिंग के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो वो पुल्लिंग जाति का है। वहीं अगर लंबे समय से कोई शब्द स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग
कहलाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे पुल्लिंग की पहचान। तो पुल्लिंग की पहचान किस प्रकार से होती है? अप्राणीवाचक संज्ञाओं की अंग्रेजी महीनों में जनवरी, फरवरी, मई तथा जुलाई को छोड़कर अन्य नाम पुल्लिंग होते हैं। यानी कि महीनों के जो नाम है उसमें जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया, इन नामों को छोड़कर, इन महीनों को छोड़कर बाकी जितने भी महीनों के नाम है वो सारे हमारे पुल्लिंग होते हैं। हिंदी महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे आश्विन, चैत्र। दिनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। यानी कि जितने भी दिन के नाम है वो भी सारे पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थ प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, पानी, डीजल। जितने भी द्रव्य पदार्थ हैं, द्रव्य पदार्थ कौन से होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, केवल माप और तौल सकते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही देखते हैं। मणि को छोड़कर अन्य रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इमली, तुलसी तथा नारंगी को छोड़कर प्रायः वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, संतरा, नीम। यानी कि इमली, तुलसी और नारंगी को छोड़ दिया जाए, इनके नाम को छोड़कर बाकी सभी वृक्षों के नाम पुल्लिंग के होते हैं। चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा। मक्का, ज्वार तथा अरहर को छोड़कर अन्य अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मूंग, बाजरा आदि। पर्वतों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, कैलाश, अरावली, हिमालय आदि। पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आंख, जीभ, नाक, कलाई तथा कोहनी को छोड़कर अन्य शारीरिक अंगों के नाम, यानी कि हमारे जो शरीर के अंगों के नाम है उसमें से आंख, जीभ, नाक, कलाई और कोहनी को छोड़कर बाकी जितने भी नाम है हमारे शरीर के वो सारे पुल्लिंग होते हैं। संस्कृत के अकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे मानव, गज, देव, बालक आदि। ई, री, ए तथा ए को छोड़कर अन्य सभी स्वर पुल्लिंग होते हैं। जिन संख्याओं के अंत में त्र, न, ण, ज, य आदि हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे मित्र, व्याकरण, बदन, मनोज। यानी कि इन शब्दों में हम देख सकते हैं कि अंत में जितने भी नाम है वो त्र, न, ण, ज, य इसमें ही खत्म हो रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग ही कहते हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, आपा प्रत्यय जुड़े होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे अलगाव, गाना, बुढ़ापा आदि। तो बच्चों यहाँ पे आपको सारे पुल्लिंग नियमों के नियम दिए गए हैं कि किस प्रकार से जो अप्राणीवाचक समुदाय है उसको हम किस प्रकार से पुल्लिंग में देखते हैं। अब हम अगला देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। द्रव्यों के कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे चाय, लस्सी, छाछ आदि। संस्कृत के कुछ शब्दों को हिंदी में स्त्रीलिंग माना जाता है, जैसे वायु, अग्नि, आत्मा, ऋतु आदि। संस्कृत के अकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सुषमा, लता, करुणा आदि। समूह अथवा समुदाय का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सेना, टोली, सभा, सरकार आदि। कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, हींग, मिर्च, सुपारी, इलायची। यानी कि इन मसालों के नाम क्या है? ये स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ सब्जियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गोभी, लौकी, गाजर, भिंडी आदि। तो यहाँ पे आपको बच्चों स्त्रीलिंग के सारे नियम दिए गए हैं, यानी कि जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं उनके नियम कि उनको किस प्रकार से हम स्त्रीलिंग के रूप में देखते हैं। यह भी जाने कुछ संज्ञा शब्दों में लिंग की पहचान उनके साथ लगने वाले क्रिया अथवा विशेषण द्वारा भी की जाती है। जैसे अब हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है कि कुछ संज्ञा शब्दों को हम किस प्रकार से जानते हैं, उनके लिंग की पहचान किस प्रकार से भी हो सकती है, क्रिया और विशेषण के द्वारा भी हो सकती है। जैसे चादर फट गई है, उसका रुमाल फट गया है। तो हम देख सकते हैं कि क्रिया के द्वारा लिंग की पहचान की गई है। अगर चादर फट गई है तो गई है का प्रयोग हम कब करते हैं? स्त्रीलिंग के रूप में। रुमाल फट गया है तो फट गया है, तो इस क्रिया का प्रयोग हमने करके हमें पता चला कि जो रुमाल है वो क्या है? पुल्लिंग है। तो हमने देखा कि क्रिया द्वारा भी लिंग की पहचान की जाती है। और यह संतरा बहुत मीठा है, ये क्या हो गया? विशेषण द्वारा लिंग की पहचान। इमली खट्टी है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि मीठा है और खट्टी है, ये क्या है? विशेषण है, विशेषण के शब्द है, तो इसके द्वारा भी हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाना। तो किस प्रकार से पुल्लिंग शब्दों से हम स्त्रीलिंग शब्द को बनाते हैं? अ से अ के स्थान पर आ प्रत्यय जोड़कर।
तो पुल्लिंग शब्द है आचार्य, तो स्त्रीलिंग अगर हम इसमें लगाएंगे आ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आचार्य। ऐसे ही अनुज का अनुजा, प्रिय का प्रिया, सुत का सुता। ऐसे ही अगला है अ और आ के स्थान पर ई जोड़कर, नगर का नगरी, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, पुत्र का पुत्री, पीला का पीली। अगला नियम है अ और आ के स्थान पर इया जोड़कर, चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया, बंदर का बंदरिया, गुड्डा का गुड़िया, बाघ का बगिया। अगला नियम है अ आ और ई के स्थान पर इन जोड़कर, तो पापी का पापिन, भिखारी का भिखारिन, मालिक का मालकिन। अ के स्थान पर अनि जोड़कर, रीछ का रिचनी, शेर का शेरनी। अ के स्थान पर आनी अथवा आणी जोड़कर भव का भवानी, रुद्र का रुद्राणी, नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी। ई के स्थान पर इनी तथा इनी जोड़कर, यशस्वी का यशस्विनी, अभिमानी का अभिमानिनी, हाथी का हथीनी। अगला है अ आ उ ए के स्थान पर आइन जोड़कर, मिश्रा का मिश्राइन, लाला का ललाइन, बाबू का बबुआइन। तो यहाँ पे बच्चों आपको और भी नियम दिए गए हैं जिससे आप पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदल सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे ये जो नियम है नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में नर शब्द जोड़कर, यानी कि वह शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग के शब्द में ही रहते हैं, लेकिन उसको अगर हमें पुल्लिंग में बदलना है तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं नर लगा देते हैं। नर शब्द जोड़कर हम उसे पुल्लिंग में बदल देते हैं। जैसे गिलहरी का नर गिलहरी, मक्खी का नर मक्खी। ऐसे ही ये वाले शब्द अगर हम देखें नित्य पुल्लिंग शब्दों में मादा शब्द जोड़कर, यानी कि अब जो शब्द हमेशा पुल्लिंग के उसमें रहते हैं, पुल्लिंग के रूप में रहते हैं, लेकिन उसके आगे हम मादा लगाकर उसे स्त्रीलिंग का बना देते हैं। जैसे मगरमच्छ का मादा मगरमच्छ, कछुआ का मादा कछुआ, भालू का मादा भालू। अगर हम ये नियम देखें तो भिन्न शब्दों वाले लिंग युग्म से, यानी कि अब जो ये जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द हैं वो बिल्कुल भिन्न है एक दूसरे से। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नियम जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है। जैसे ससुर का सास, साधु का साध्वी, पति का पत्नी, पुरुष का स्त्री, नर का नारी, पिता का माता, मर्द का औरत। तो बच्चों हमने इस अध्याय में देखा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हम किस प्रकार से करते हैं और लिंग को हम क्या कहते हैं। जो संज्ञा के नाम है जिससे हमें पता चलता है कि कौन से वो स्त्री जाति में आते हैं, कौन से पुरुष जाति में आते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं लिंग कहते हैं। और उनके भेद क्या होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को अप्राणीवाचक में अगर हमें बदलना है, देखना है कि कौन से अप्राणीवाचक संज्ञा जो है वो स्त्रीलिंग में है पुल्लिंग में है, तो उसके हमने नियमों को भी इस अध्याय में पढ़ा। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।